खुद को नहीं पता है बच्चों को मैं बता दूं। देखिए विजन आईएएस जो है ये क्या कर रहा है कि हर साल आपका प्रीलिम्स यूपीएससी को टेक केयर करता है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले एक मैगजीन निकालते हैं PT365। तो इसमें क्या करते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी एक साल का करंट अफेयर होता है सारा यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली ये बाद में क्या करते हैं कि मेंस के टाइम निकालते हैं एक मेंस 365 और उसमें मेंस से रिलेटेड एक साल का पूरा जितना भी रहता है वो चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये ही मैंने आपको पहले बोला था, आप लोग विजन की साइट पे जाके इसको हर साल लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल ये मैंने डाउनलोड करके रखा है अप्रैल टू दिसंबर 2022। तो काफी बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर क्या हमने दिसंबर तक ही पढ़ना। तो देखिए बात ऐसे है कि आपको ये इसके बाद एक और अपडेटेड वाला देगा। आप पहले ये वाला तो पढ़िए, अप्रैल टू दिसंबर आप पढ़िए, उसके बाद वो लेटेस्ट भी आपको दे देगा। तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या चीजें ये कवर करेगा। तो अगर मैं पहला टॉपिक का देखूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुई हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या कोई नया कुछ में कुछ था कोई डिस्कशन, तो वो सब यहाँ पे कैप्चर होता है। तो इसमें हम देखिए कि आज हम इसमें से कितने कर पाते हैं, देखते हैं कि हमारा डिस्कशन किस तरीके का रहता है, कितना इन डेप्थ आता है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है पहले वाले सब पार्ट में वो है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो मिला है आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में है। तो काफी सारी स्टेट्स एक्चुअली सेंटर में डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। आपका ये आर्टिकल 44 है, तो सेंटर में डायरेक्टली ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अब इन्होंने एक नया प्रोटोकॉल आप बोल लो या स्कीमा बोल लो, ये क्या कर रहे हैं विद इन स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स कोशिश कर रही है कि अपने एंड पे ही वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपने यहाँ ले आए। और यहाँ गोवा एक ऐसी स्टेट आप जानते होंगे जिसके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं। इसके अलावा हेट स्पीच, सेडिशन, ये मुझे नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे उसमें फिर भी प्रीलिम के हिसाब से क्या क्या करना है। अनलॉफुल ये बहुत न्यूज में है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये यूएपीए एक्ट है, ये अभी भी न्यूज था 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, आज भी हमने क्लास में डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्री में आपको आने के काफी सवाल है। फोन टैपिंग है, ये नहीं आएगा। देखिए फोन टैपिंग न्यूज में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद कहीं कहीं फोन टैपिंग करवाई है। तो कभी भी कोई ऐसी न्यूज जिसमें गवर्नमेंट नेगेटिव में रहे, शेडो में रहे, वो कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। तो ये आपको खुद से पढ़ने के लिए ठीक है, आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पी के लिए मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन, देखिए ये इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिबरल व्यू पॉइंट को दर्शाता है। ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन देखेंगे इसमें क्या है। एक्चुअली यूरोप में हुआ है कि जैसे आप लोग कभी लेट्स एक एग्जांपल के तौर पे कि कोई सेलिब्रिटी था, उसने कुछ किया, मीडिया में वो आ गया ड्यू टू सम न्यूज, में काफी साल बाद ऐसा होता है आपको पता चलता है कि ऑल्दो न्यूज सही नहीं थी लेकिन फिर भी मीडिया में कहीं कहीं शो होता है। आप उसका नाम सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ फेक न्यूज तब की जो अपलोड हो वो भी दिखे। तो ये न्यूज में इसलिए आया कि एक कोई एक्टर थे, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि उनका जो भी ऑनलाइन है वो सब कुछ उनको हटा दिया जाए। तो हम देखेंगे कि ये इस जेनेसिस क्या है, हमारा कौन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो इस चीज से डील करता है और कोर्ट का इस पे क्या वर्डिक्ट है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और देख लेंगे जो इस फर्स्ट वाले सेक्शन में आ जाए। तो हम आज ट्राई करते हैं कि फर्स्ट वाले में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे मेरे साथ, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है पहला वाला। तो आप लोग अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैंने आपके लिए क्या किया है कि कुछ कुछ चीज मैंने हाईलाइट कर दी हुई है। जो चीजें मैंने हाईलाइट की है यही एक्चुअली में पढ़ने वाला होता है जो प्री के एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या ये चीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो देखिए ऐसा है कि आजादी के बाद कुछ ऐसी सेक्शंस थे जिनको रिजर्वेशन दी गई। ठीक, अब रिजर्वेशन दी गई तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया था कि आप लोग किस क्राइटेरिया पे जो है वो किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हो। और जनरली देखा गया कि सोशल बैकवर्डनेस देखी गई। ठीक, और बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस अलग अलग प्रकार के जो रिजर्वेशन हैं वो दिए गए। खासकर यहाँ पे आप देख लीजिए SCs, STs, फिर यहाँ पे OBCs आएंगे, जैसे वुमेन्स को भी मिलता है।
माइनॉरिटीज को मिलता है। अलग अलग जगह हम देखेंगे अलग अलग टाइप का जो है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो क्या हुआ, काफी देर से ऐसा था कि जो जनरल पॉपुलेशन है, दो कैंडिडेट्स जो जनरल में आते हैं वो किसी भी कम्युनिटी में इस तरीके से फॉल नहीं कर रहे थे जहां पे उनको रिजर्वेशन का जो फायदा है वो मिल सके। तो क्या हुआ कि इन जनरल कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है, ठीक है। तो बोला गया कि बेस्ड ऑन इकोनॉमी एक नया क्राइटेरिया बनाया जाए जिसमें क्या होगा कि कुछ परसेंटेज ऑफ जनरल कैटेगरी पीपल इनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो बड़ी देर से ये चीज कोर्ट में चल रही थी। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। एक 1992 में एक केस आया इंदिरा सानी। तो इस केस में क्या हुआ कि एक लिमिट जो थी वो फिक्स कर दी गई कि 50%। तो यानी कि 50% एक लिमिट सेट कर दी गई थी रिजर्वेशन की कि कोई भी जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, लेट से उसमें 100 सीट्स हैं, बोला गया कि इसका 50% यानी कि 50 सीट्स ही रिजर्व होंगी। रिजर्व यानी सारी स्टेट्स थी, उन्होंने कोशिश करी को ब्रीच करने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ था, मराठा कोटा आया था, लेकिन उस टाइम महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? जब आप लोग थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, तो एक फीचर रहता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि इनिशियली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, काफी सारे जो राइट थे उनको अमेंड कर रही थी। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट रहता था, फिर उसको अमेंड करके फंडामेंटल राइट से हटा के नॉर्मल राइट एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो उसी की अगर हम एवोल्यूशन में देखें तो एक टाइम ऐसा आया जब जुडिशरी प्लस जो हमारा लेजिस्लेचर है इसके बीच में इस तरीके से टसल चली कि लेजिस्लेटर्स चाहते कि हम काफी सारा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको अमेंड करें, लेकिन जुडिशरी ने इसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद अल्टीमेटली इन केशवनंद भारती केस इन 1973 इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा पार्ट है जो बेसिक है, जो बिल्कुल फंडामेंटल है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कभी हमारा वायलेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कहीं पे लिखा हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ? तो देखिए इसका आंसर है नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन है नहीं। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये जो हमारी जुडिशरी है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें काफी चीजें देती है। जैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हमारा हो गया। जैसे हमारा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमारे तीनों जो अंग हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो काफी सारी चीजें ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ये इवॉल्व की गई है कोर्ट से। तो 1 2 3 इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं लॉ में लिखी नहीं गई हुई है, जुडिशरी ने इंटरप्रेट करके एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ। तो वैसा ही एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि 50% रिजर्वेशन, जो कि इंदिरा सानी केस में आया था कि आप भी चाहे आप एजुकेशन में दे रहे हैं चाहे एम्प्लॉयमेंट में दे रहे हैं रिजर्वेशन, तो कभी भी आप 50% को ब्रीच नहीं कर सकते। तो काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट जो चाह रही थी उनको ब्रीच करना, तो उसको उनके हाई कोर्ट जो थे या सुप्रीम कोर्ट थे ये क्या करते थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देते थे। जिसकी वजह से क्या हो गया था कि काफी देर से अब ये सीलिंग थी, ये ब्रेक नहीं हुई, सबके माइंड में ये था कि इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये न्यूज में क्या है। अब न्यूज में इसलिए था कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, जो बाद में बिल भी बन गया, बिल आया जो बाद में एक्ट बन गया, इसमें क्या किया गया कि 10% कोटा दे दिया गया ईडब्ल्यूएस को इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपको प्री के लिए क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना कि अमेंडमेंट नंबर कौन सा था। तो 103rd अमेंडमेंट था, ये आपको पूछा जाएगा कि बताइए ईडब्ल्यू के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया। दूसरा कितना कोटा, तो 10% कोटा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा इक्वल टू 10%, बोलेगा लेस देन 10%, बोलेगा ग्रेटर देन 10%, और फिर चूज करना पड़ेगा इनमें से। तो अब क्या करो, अभी तक हमें जितना दिख रहा है आप शायद इक्वल टू 10% कर लो, ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये इक्वल टू नहीं आएगा और ये लेस देन इक्वल टू आएगा।
क्योंकि यहाँ पे एक वर्डिंग है अप टू 10, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे ही होगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, अप टू 10%। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स पे और सेंटर की गवर्नमेंट पे है, तो कितना परसेंट कोटा दे सकती है। फिलहाल के लिए सबने 10% दे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन बन के आएगा ना, तो एग्जामिनर आपको कहाँ से कंफ्यूज करेगा, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस अमेंडमेंट के लिए कहाँ कहाँ पे किस आर्टिकल में चेंज करना। तो देखो, दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और फंडामेंटल राइट आप जानते ही हो कि फंडामेंटल राइट जो है ये हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया है, यूएस में बिल ऑफ राइट्स था, तो यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कॉपी किया। कितने होते हैं, आर्टिकल नंबर 12 ऑनवर्ड्स जो है ये सारे हैं। 15 और 16 किससे डील करता है, तो देखिए 15 डील करता है आपके एजुकेशन से और 16 डील करता है आपकी एम्प्लॉयमेंट से। तो 15(5) पहले का था, 16(5) पहले का था, मतलब ये इतने आर्टिकल पहले के थे। इसमें पहले क्या था कि एसटीज उनको एजुकेशन की जो रिजर्वेशन था वो इसमें था, और एससीज को जो एजुकेशन के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट में था वो 16 वाले में था। तो अभी फिर ईडब्ल्यूएस के बाद जब ऐड किया गया तो ये हो गया 15(6), 16(6). तो अगर आपको एग्जाम में आता है, बताइए कौन सा आर्टिकल नया ऐड हुआ, तो 15(6) एंड 16(6), ये आपने याद रखना है। किसी तरीके के क्वेश्चन जो है ये आप फंसाने के लिए आपको इस तरीके से पेपर में दिया जाता है। तो आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है। अब कौन सी कमीशन है जिसने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को रिकमेंड किया, तो कमीशन क्या मतलब है, तो देखिए जब भी गवर्नमेंट को कुछ काम करना होता है ना, तो वो क्या करती है कि कोई ऐसा डिग्निटी, कोई एक्सपर्ट हो या कोई मिनिस्टर हो, जनरली मिनिस्टर ही रहता है, उनके अंदर एक कमेटी जो है वो बिठाता है और फिर वो स्टडी करती है कमेटी। तो ये जो कमेटी थी उसके हेड थे सिन्हो, और इस कमेटी का नाम था सिन्हो कमीशन। तो सिन्हो कमीशन आपको पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है इसको किस कमीशन ने स्टार्ट किया, तो ऑप्शन में बड़े सारे होंगे, तो आपने सिन्हो कमीशन को टिक लगाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके इस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं। ये आया कब, 2019 में आया। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये करता क्या है, तो इसके फीचर्स देखिए। तो पहला फीचर है इसका, इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस अमंग नॉन ओबीसी एंड नॉन एसटी एसटीज। क्या समझना आप इससे आपको ये समझना है कि रिजर्वेशन जो मिलेगी ये किन लोगों को मिलेगी। पहला बात, जो इकोनॉमिक सेक्शन पे मिलेगी, कितना कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी इनकम जो है उसके नीचे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इनको सच में जरूरत है, या फिर मतलब एक एक लिमिट है वो मैं कैसे सेट करूँ। तो हम आगे चल के देखेंगे गवर्नमेंट ने कितनी लिमिट रखी है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ये बताना है कि देखिए जो ऑलरेडी जिनको रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है वो कौन से, जैसे हमारे आगे ओबीसी, एससीज, एसटीज, इन लोगों को ईडब्ल्यूएस की इसमें कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यू बिलोंग टू अ एसटी कम्युनिटी, ठीक है, और आपकी इनकम भी कम है, तो उस केस में आप या कोई भी वो वैसा इंसान होगा, उसको ये लगेगा कि मैं तो दोनों क्राइटेरिया में फॉलो करता हूँ, तो क्यों ना मैं देखूं कि मुझे कौन सा चाहिए। तो जैसे आज की टाइम पे बात करें तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि देखते हैं मेरिट किस में कम जाता है, पीएससी का देख लेते, जेकेएस देख लेते कि मेरिट ज्यादा कम किस में जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम सोचते हैं कि हम यही वाली कैटेगरी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चीज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोर्ट ने क्या कर रखा है कि डबल बेनिफिट लेने से रोकने के लिए इसको नॉन ओबीसी और नॉन एससी यही रखा हुआ है ईडब्ल्यूएस। ये पॉइंट आपको पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा, इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) और 16(6), ये मैंने आपको बता दिया कि पहले 15(5) तक ही था और 16(5) तक ही था। अब ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक आर्टिकल पे और ऐड कर दिया गया। और ये क्या करता है, नेक्स्ट देखिए, एनेबल्स बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही एनेबल करता है। सेंटर की जो जॉब्स रहती हैं या सेंटर के जो कॉलेज रहते हैं जैसे आईआईटी वगैरह, उनमें एजुकेशन में मिलता है। सेंटर की जो जॉब रहती है जैसे आईएएस, उसमें भी मिलता है और स्टेट में भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या किया गया। तो देखिए इसमें ये दिया गया है कि इट अमेंडेड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडवांसमेंट टू ईडब्ल्यूएस, ये ने देख लिया वहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अप टू 10% ऑफ सीट्स में रिजर्व्ड फॉर सच सेक्शंस फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया, ये लेस देन इक्वल टू आएगा।
और दूसरा आप ये देखना है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन होती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है ये अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकती है। आप मुझे बताइए कि हमारा कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करता है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सेंट स्टीफेंस की, तो सेंट स्टीफेंस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो क्या उनमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेस पे आपको एडमिशन मिल सकती है? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। तो आपको अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी है तो वहां पे आपका ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये नहीं चलेगा, तो चलेगा कहाँ पे? इनके अलावा बाकी जगह पे। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया 10% जॉब्स के लिए। दोबारा वही चीज है, ये बार बार हमने नहीं पढ़ना, हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया। आगे चलते हैं, क्या क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ये चीज क्यों लिखी गई? ये चीज इसलिए लिखी गई है कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कितना था, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन हमने देखा कि 50% था, अब वो कितना दे दिया 10%। 10 नहीं है, ये अप टू 10 है, मतलब 10 भी हो सकता है, 10 से भी कम, लेस देन और इक्वल टू 10। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जनरली और प्लस स्टेट्स ने हर जगह इसको इक्वल ही समझा हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको हर जगह 10% बोलने में लगता है, लेकिन जब आप एक एस्पिरेंट हो, एग्जाम लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ये लेस देन इक्वल टू। तो ओवरऑल हम प्रैक्टिस की बात करें तो आज की डेट में 60% जो है ये रिजर्व है, ठीक है। तो 50% पहले का था, 10% ऊपर आ गया, वही यहाँ पे लिखी गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें SC ST और OBC के जो जो लोग इसकी रिजर्वेशन से पहले से फायदा उठा रहे हैं उनको अब ये नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आ सकते हैं। अब जो चीज मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक सेक्शन तो है लेकिन लिमिट नहीं लगती है, तो ये आपने याद रखना है 8 लाख रुपए, ठीक है। ये 8 लाख रुपए मुझे लगता है आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्टेट में जैसे PSP है या ALC है, इन सब में भी क्राइटेरिया रहता है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया। अच्छा, इकोनॉमिक बेस, ये इसके 4 क्राइटेरिया हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको अगर लेनी है तो क्या है। पहला, आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं होने चाहिए, ना SC ना ST ना OBC। दूसरा, आपकी इनकम जो है वो लेस देन, और ये क्या है, फैमिली है, पर फैमिली पर ईयर। पर फैमिली यानी कि मान लीजिए जैसे आप भाई बहन है, ठीक है, वो जॉब करते हैं, अगर वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, पर ईयर, और ये 8 साल का। और इसमें से क्या है, 1 2 3 थर्ड आ गया हमारी एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो आ जाएगा कि 5 एकड़ से ज्यादा तो नहीं, अगर 5 एकड़ से कम कम है तो आपको मिलेगा, तो ये क्राइटेरिया मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपका एक रेजिडेंशियल फ्लैट है और उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो भी आपको मिलेगा। तो क्या क्या चीजें आ गई, पहला 5 एकड़ जमीन और 1000 स्क्वायर फीट आपका घर, और थर्ड क्या है 100 स्क्वायर यार्ड का आपका रेजिडेंशियल प्लॉट इन म्युनिसिपैलिटी। ये याद रखना, म्युनिसिपैलिटी अगर एरिया है आपका, मतलब डेवलप्ड एरिया है, अर्बन एरिया, तो उसमें 100 स्क्वायर फीट 100 यार्ड का आपका प्लॉट अगर है, तो अगर इससे कम है तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगी, और अगर 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है इन अदर एरियाज। तो देखो ये जो लास्ट वाला है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें से सवाल पूछ लेता है, तो आपको इसको कैसे याद रखना है। आपने पहला एग्रीकल्चर लैंड 5 याद रख लेना एकड़, फिर उसके बाद स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपका घर नहीं होना चाहिए। और लैंड मेरी 2 है, एक म्युनिसिपैलिटी वाली है, ये कितनी रहेगी, म्युनिसिपैलिटी वाली स्क्वायर 100 स्क्वायर और म्युनिसिपैलिटी के अलावा वाली 200 स्क्वायर यार्ड। तो अब इसको जैसे मर्जी मानी बना लीजिए, जो मर्जी बना लीजिए, को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है ना, पहले ऊपर कर देगा, उसके बाद 1 2 3 4 ऑप्शन देता है, तो हो सकता है कि एक ऑप्शन आसान सा हो, दूसरा भी, तीसरा भी, तो कहीं आपको वो यहाँ घुमा दे, वो क्या लिख दे, म्युनिसिपैलिटी में लिख देगा 200, ठीक है। तो आपने यहाँ अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर जाओगे। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं पता तो आप गलत जाओगे, लेकिन अगर आपको ये सही पता है तो हो सकता है कि आगे A B C D जो दिया होगा ना, आपको सिर्फ इतना पता चल जाएगा, 4th क्वेश्चन गलत है, तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप हो सकता है सही आंसर भी लगा। तो कभी भी छोटी छोटी चीजें जो है इसको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको सही आंसर लगाने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। कुछ चीजें देखते हैं जो हम ऊपर छोड़ चुके हैं, इनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या है। ये जो है 56, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। 16(6) ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ये आप लोग खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हो। ये वाला जो टेबल है ये हम देखते हैं। तो देखो क्रीमी लेयर का क्या कंसेप्ट है,
तो जिन्होंने नया नया पॉलिटी स्टार्ट किया है, जिन्हें नहीं आइडिया है क्रीमी लेयर का, आपको बता दूं कि क्या है कि जो इंदिरा सानी केस था, ठीक है, ये तो इसमें क्या हुआ था, एक कंसेप्ट आया था, देखो ओबीसी रिजर्वेशन जब थी, ओबीसी की जो पॉपुलेशन है ये ग्रेटर देन 50%, ठीक है, लेकिन ओबीसी की जो रिजर्वेशन 27% है। ये क्यों? क्योंकि देखो 50% लिमिट थी, 50% से ज्यादा दे नहीं सकते थे, और इससे पहले जो बाकी बचे थे वो एससी और एसटी को हम ऑलरेडी दे चुके थे। और ओबीसी में फिर एक क्या काम किया गया कि इन्होंने एक क्रीमी लेयर बनाई। तो क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर होती है विद इन ओबीसी मान लीजिए अलग अलग स्ट्रेटा पे लोग रह रहे हैं, तो इन्होंने वहां पे एक इस तरीके से एक इनकम क्राइटेरिया बनाया कि जिसकी इनकम इससे ज्यादा है, या फिर बाकी चीजें भी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, तो उनके ऊपर वाले मतलब जो इकोनॉमिकली संत थे उनको इन्होंने बनाया क्रीमी लेयर। तो यानी कि अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और क्रीमी लेयर से हैं, यानी आपकी सैलरी वगैरह अच्छी है, आपकी फैमिली इनकम ज्यादा अच्छी है, तो आपको ओबीसी में रिजर्वेशन का फायदा जो है ये नहीं मिलता था। और अब ये मैं आपको बताऊंगी, ये जो क्रीमी लेयर का फंडा है ये दिया किस कमीशन ने? ये दिया सत्यनाथन कमीशन ने, ठीक है। तो आपको पेपर में ईडब्ल्यूएस की वजह से अब क्रीमी लेयर भी न्यूज में आ गया है, आपको ये कमीशन का नाम पूछा जाएगा। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी कमीशन थी जिसके थ्रू क्रीमी लेयर है। अब आपको ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड दो कमीशन याद रखनी पड़ेगी, एक सिन्हो कमीशन जिसने ईडब्ल्यूएस का दिया, और एक सत्यनाथन कमीशन जिसने क्रीमी लेयर का पास दिया। और एक यहाँ पे केस आ जाता है इंदिरा सानी केस। तो इंदिरा सानी केस जो हमने डिस्कस किया अभी कि 1992 में बना, किस पर्पस के लिए? रिजर्वेशन देने के पर्पस से लिए। तो इसमें क्या किया, इसमें पढ़ लेंगे हम यहाँ पे क्या क्या है। अदर कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन लेड डाउन इन इंदिरा सानी केस, ये बोलता है रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इंदिरा सानी में क्या था कि सोशल और एजुकेशन इस बेस पे ही था। यहाँ पे आप देख लो कहीं पे भी इकोनॉमिक नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा कि बताओ इंदिरा सानी की जो जजमेंट आई है इसमें क्या क्या है, क्या क्या का मतलब किस किस बेस पे हम रिजर्वेशन दे सकते हैं इंदिरा सानी केस में। तो फिर आपको ये बताना है कि इंदिरा सानी में हम सिर्फ सोशल और एजुकेशन बेस पे दे सकते हैं, हम इकोनॉमी के बेस पे नहीं दे सकते, ओनली सोशल एंड एजुकेशन। इकोनॉमी के बेस पे किसने दिया? ईडब्ल्यूएस वाले ने। और ईडब्ल्यूएस वाला कौन सा है? सिन्हो कमीशन। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, क्रिटिकली एनालाइज करते करते आगे बढ़ना है। आगे ये मैंने आपको बताया कि 50% कैप लगा दिया। इसने बोला कि अगर 100 कैंडिडेट्स हैं तो उनमें से 50 ही रिजर्व होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। और नेक्स्ट, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि इसने प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन जो है ये नहीं रखी। यानी कि आप पहली दफा जब आपकी नौकरी लगती है, आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो आपको उस टाइम तो रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 फायदा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होती है वहां पे आपको फायदा नहीं मिल सकता, ठीक है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक अलग टॉपिक है, मेंस में ज्यादातर आता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि इंदिरा सानी ने ये 3 चीजें दी। पहला, उसने सोशल और एजुकेशन बोला, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी ही कवर हो पाए, क्योंकि इकोनॉमी नहीं तो ईडब्ल्यूएस वाले नहीं हो पाए। फिर 50% कैप बोला इसने वर्टिकल रिजर्वेशन पे। अब ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है? इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होती है। वो क्या है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ताकि आप लोग अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें। ये एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। आप मुझे बताएंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है। और फाइनली इसने क्या बोला? प्रमोशन में रिजर्वेशन हमने नहीं रखी, ठीक है। दैट बीइंग डिस्कस्ड, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया कि देखो जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसको किसी ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। किसने किया? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम है, 2022 में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या ईडब्ल्यूएस जो कोटा है इसको हम बढ़ाएं या इसको रोक दें। यानी कि से पहले से हमने देखा इंदिरा सानी केस है तो कैप लगी हुई है 50% की, यहां देखा हमने। तो अब 60% गवर्नमेंट ने जो बिल पास कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो बिल बनाती है, ठीक है, वो बिल बनाती है, और उसके बाद वो बिल सही है कि नहीं है ये किसकी जिम्मेदारी है चेक करना? ये जिम्मेदारी है जुडिशरी। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 का फंडामेंटल राइट है, तो ये चेक करता है कि जो भी नया एक्ट बन रहा है, नया लॉ बन रहा है, उसको क्या वो बेसिक प्रिंसिपल है जो कोर्ट ने सेट कर रखा है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। तो इसको भी चैलेंज किया गया कि भाई 50% तो बेसिक स्ट्रक्चर था,
तो 50% को गवर्नमेंट ने जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% दिया तो 50% तो ब्रेक हो गया ना, 60% हो गया। तो ये क्यों है, क्यों ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। तो इसको जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और खासकर आपके मेंस के लिए ये चीजें आपको मेंस में पूछनी है। प्री में क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे बताओ जनहित अभियान जो था ये वाला केस ये किस चीज से डील कर रहा था। तो आपने अगर यहाँ पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये ईडब्ल्यू से रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो कोर्ट जो है ये चीजों को अलग अलग टाइम पीरियड में डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने बोला, तो देखो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, इंदिरा सानी जो केस था ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि सोशल और एजुकेशन बेस पे हम क्या देंगे, हम चेक करेंगे बैकवर्डनेस ऑफ क्लास और फिर उसको रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन देनी कितनी है, इसने बोला 50%। यहाँ के देखो कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ कोर्ट ने बोला कि इकोनॉमी की तो बात की नहीं है इंदिरा सानी ने। इंदिरा सानी ने एजुकेशन की बात की है और उन्होंने एक सोशलनेस की बात की है, सोशल बैकवर्डनेस की। इकोनॉमी की बात अगर उन्होंने नहीं की तो हम इकोनॉमी को बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कहीं लिखा है नहीं, ये कोर्ट ही इंटरप्रेट करता है फ्रॉम टाइम टाइम। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में उसने बोल दिया कि इकोनॉमी के बेस पे नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ सोशल और एजुकेशन के बेस पे था। तो यहाँ कोर्ट ने बोला कि ये सेपरेट कैटेगरी है और एक अलग कैटेगरी है, हम 50% के ऊपर भी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हैं ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो कोर्ट ने इस तरीके से इंदिरा सानी की जो जजमेंट थी उसको रिव्यू करके अपग्रेड कर दिया इस चीज में। दूसरा एक और पार्ट चैलेंज किया गया कि सर आप ठीक है आप इकोनॉमिकली सेक्शंस को ये चीज दो, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए कि SC ST OBC इनमें भी जो गरीब लोग हैं तो क्या उनको ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं कर देना चाहिए। तो जब ये चीज कोर्ट के सामने गई तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि देखिए हमें डबल बेनिफिट देने से बचना है। ठीक है, अगर कोई एक कैटेगरी पर्सन यहाँ ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं तो हम उनको दोबारा ये ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट है ये नहीं देंगे। तो कोर्ट ने डायरेक्टली रूल कर दिया कि हम डबल बेनिफिट नहीं देते। और नेक्स्ट जो 50% का जो फॉर्मूला था ये कोर्ट ने क्या किया, आइए इसको देखते हैं। कोर्ट ने बोला जो 50% रूल फ्रेम किया गया था इंदिरा सानी जजमेंट 1992, इट हैज नॉट हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल एंड इनवायलेबल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कोर्ट ने बोला कि इंदिरा सानी केस 1992 में हुआ तो उसका ये मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर कभी ये वायलेट नहीं हो सकता या इसको हम लोग टाइम के साथ इसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने बोला कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उस समय हमने कुछ इंटरप्रेट किया लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ओपन जनरल कैटेगरी में भी काफी लोग पुअर हैं और वो पीछे होते जा रहे हैं, हमें इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। फिर कोर्ट ने क्या किया कि इसको इस तरीके से जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था इसमें अपना वर्डिक्ट दिया और ईडब्ल्यूएस यानी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था इसको ढंग से एकदम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल सही है, इसमें हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा ये ईडब्ल्यूएस वाला जो भी था इसको हमने काफी अच्छे से डिटेल से कवर कर लिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इसमें कोई डाउट आना चाहिए।